हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी मैराथन क्लासेस चल रही है महिला पर्यवेक्षक की। आज हम 26 मार्च 2017 का डे 2 जो है उसमें शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन टॉपिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारा डे जो ग्रेड चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो है, निम्न में से कौन बाल कल्याण योजना है। ठीक है, आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है वो क्या है, बाल कल्याण योजना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन जो एक है वो आपको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्या ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रीय बाल बोर्ड। ठीक है, देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विसेज समन्वित बाल विकास योजना, देन राष्ट्रीय बाल नीति एंड उपरोक्त सभी। यहाँ पर बाल कल्याण योजना के बारे में बात की गई थी। बाल कल्याण योजना, यहाँ पर देखो राष्ट्रीय बाल बोर्ड, यह भी बाल के लिए, बच्चों के लिए है। समन्वित बाल विकास, यह भी बच्चों के लिए है। और राष्ट्रीय बाल नीति, यह भी बालकों के लिए यानी बच्चों के लिए है। बाल कल्याण योजना के तहत ये तीनों ही आते हैं। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन जो है, शिशु के जीवन क्षमता किस माह में आती है। ठीक है, शिशु के जीवन क्षमता की किस माह में आती है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 7 माह, 5 माह, 6 माह या 4 माह। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा 7 माह। अब जीवन क्षमता से क्या समझे आप, जीवन क्षमता में जब बच्चा सुनना, ठीक है, सुनना, देखना, गंध लेना, ठीक है, यह सब, स्पर्श करना, यह सभी जो जीवन क्षमता होती है इसके अंतर्गत आती है शिशु के, यह सब सीख जाता है। ठीक है, तो वो मंथ कौन सा होता है, 7th मंथ। 7th मंथ में वह ये सब सीखने लगता है। ठीक है, जिसको क्या कहा गया है, जीवन क्षमता। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 7 मंथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, नेत्रहीन, गूंगे व बहरे किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारे नेत्रहीन बच्चे हैं और गूंगे हैं और बहरे किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, सामाजिक विकलांगता या भावनात्मक विकलांगता। नेत्रहीन, यह हमारे नेत्र जो होते हैं वो शरीर का एक पार्ट होते हैं। नेत्रहीन है मतलब बच्चा अंधा है। गूंगा मतलब यह भी हमारे शरीर का एक पार्ट है कि हम मतलब जीभ से बोल नहीं पाते हैं। बहरे, ये भी हमारे कान जो होते हैं वो शरीर का एक पार्ट होते हैं और श्रवण शक्ति कम होती है। तो ये सब क्या है, फिजिकल, जो हमारा फिजिकल बॉडी है। ठीक है, वहां की बात हो रही है। फिजिकली हैंडीकेप्ड होते हैं, क्या होते हैं, शारीरिक विकलांग होते हैं, मतलब अपनी बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो इसको कहते हैं शारीरिक विकलांगता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिकरण के आवश्यक तत्व क्या है। ठीक है, किसकी बात की गई है, सामाजिकरण के आवश्यक तत्व क्या है। अब यहाँ पर देखिए, पर्याप्त अवसर,
क्या यह सामाजिकरण के अवसर है, मतलब आवश्यक तत्व है? सो जी हाँ, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें मोटिवेशन भी चाहिए, ठीक है, फिर प्रयास एवं भूल भी हो जाती है हमसे, और उपरोक्त सभी। सो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन हमारे सामाजिकरण के आवश्यक तत्व हैं। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है वह क्या है? सो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल यानी प्रशासनिक स्तर, शैक्षिक स्तर पर, अन्य प्रावधान या उपरोक्त सभी। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। ठीक है, बच्चों का शैक्षिक प्रावधान पूछा है, ठीक है, एजुकेशनल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन। सो वो क्या हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इसका जो शैक्षिक प्रावधान है ना, इसका गठन कब हुआ? जो बच्चों का शैक्षिक प्रावधान जो है यह तो 4 अगस्त को 2009 में, ठीक है, इसका जो गठन हुआ। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 21वें अनुच्छेद के क में। ठीक है, जो बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है यह इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, सो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है किसके बारे में? जो बच्चों का शैक्षिक प्रावधान है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। सो प्राथमिक शिक्षा कब चालू होती है? जब बच्चा 3 साल का होता है। ठीक है, 3 से 6 की उम्र की जो होती है वो प्राथमिक शिक्षा होती है। लेकिन यहाँ पूछा गया है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, का उद्देश्य क्या है? सो डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग, सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सौंदर्य बोध का विकास और सृजनात्मक विकास। तो बच्चों के अंदर क्या होती है? क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। ठीक है, फिर एस्थेटिक सेंस यानी सौंदर्य बोध का डेवलपमेंट होना भी जरूरी है, और सीखने के प्रति रुचि होना मतलब उसको जागृत करना भी जरूरी है। सो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो तीनों ही हमारे उद्देश्य है। नेक्स्ट वन है पर्यावरण शब्द का अर्थ है। सो स्टूडेंट्स, जब हम छोटे थे या फिर छोटी जो हमारी कक्षाएं थी उनमें हमने पढ़ा था हमारे चारों ओर फैले आवरण, हमारे चारों ओर फैले आवरण को पर्यावरण कहते हैं, यह हमने पढ़ा था। ठीक है, सो यहाँ पर पूछा गया है पर्यावरण शब्द का अर्थ। ऑप्शन दिए है चारों तरफ से, मुखौटा, प्रभावित या उपरोक्त सभी। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चारों तरफ यानी अराउंड ऑल। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए लिख के बताया कि हमारे चारों ओर फैले आवरण को। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा गया है चारों तरफ से, तो ये हमारे पर्यावरण शब्द का क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ, चारों तरफ से यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, श्रवण दोष के कारण क्या होते हैं? ठीक है, श्रवण दोष मतलब सुनना, जो सुनना होता है, ठीक है, वो होता है श्रवण, और दोष मतलब सुनने में अक्षमता, या फिर आप ये कह सकते हो कि बहरा, ठीक है, जिसको सुनाई नहीं देता। सो उसका कारण क्या है? किस कारण से जो बहरे हो जाते हैं? सो यहाँ पर लिखा है कि जन्मजात के कारण हो सकते हैं, आनुवांशिक के कारण हो सकते हैं, दैहिक कारण है, या उपरोक्त सभी है। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल कॉज यानी दैहिक। दैहिक मतलब हमारा देह, हमारा शरीर। ठीक है, सो शरीर। ठीक है, सो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो दैहिक कारण होता है इसकी वजह से श्रवण दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? श्रवण दोष का दैहिक कारण। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कॉज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सीखने के सिद्धांत क्या होते हैं? ठीक है, किसके सिद्धांत की बात की गई है? सीखने के सिद्धांत की बात की गई है। सो
सीखने में क्या क्या होता है, पर्यंत, प्रयंत और भूल का सिद्धांत, ठीक है। देन सूझ का सिद्धांत, इसके बारे में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। सूझ का सिद्धांत पूछा गया था वहां पर, ठीक है। सूझ का सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति अपनी सूझबूझ के हिसाब से, अपने जो कार्य होते हैं मानसिक शक्ति के हिसाब से अपनी पूरी परिस्थिति को समझता है और उससे सीखता है। यह क्या होता है, सूझ का सिद्धांत, ठीक है। देन आता है अनुकरण का सिद्धांत, इमिटेशन थ्योरी। ये तीनों ही थ्योरी क्या होती है, सिखाने के सिद्धांत होते हैं। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इनमें से कौन विकास का सिद्धांत है, ठीक है। इनमें से कौन विकास का सिद्धांत है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, समान, प्रतिमान, ठीक है, परस्पर संबंध, भिन्नता या उपरोक्त सभी। यहाँ पर विकास के बारे में यानी डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है कि डेवलपमेंट के क्या क्या सिद्धांत है। यूनिफॉर्म पैटर्न, ये सबसे पहला हमारा सिद्धांत है, यूनिफॉर्म पैटर्न, समान, प्रतिमान। देन आता है कोरिलेशन, परस्पर संबंध भी हमारा विकास का सिद्धांत है। देन डिसिमिलरिटी यानी भिन्नता, ठीक है। अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। किसी में स्लो होता है, किसी में फास्ट होता है, तो ये सब भिन्नता के कारण होता है, ठीक है। यह भी एक विकास का सिद्धांत है। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन 4, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यूनिसेफ क्या कार्य करती है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है यूनिसेफ जो होती है वो क्या कार्य करती है। ऑप्शन दिया गया है, चाइल्ड न्यूट्रिशन, शिशु का पोषण, शिशु स्वास्थ्य, शिशु शिक्षा। स्टूडेंट्स, जो यूनिसेफ होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आप जानते हैं यूनिसेफ का फुल फॉर्म? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यूनाइटेड, यू फॉर यूनाइटेड, देन एन फॉर नेशन, नेशन, यूनाइटेड नेशन, देन सी चिल्ड्रन फंड, ठीक है, यूनिसेफ। चिल्ड्रन फंड, ठीक है, ये क्या होता है, यूनिसेफ होता है। देन जो यूनिसेफ होता है इसका जो गठन होता है वो कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, यूनिसेफ का। हमारा जो यूनिसेफ है उसके बारे में हम यहाँ जानकारी ले रहे हैं, यूनिसेफ क्या कार्य करती है और यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। देन इसका गठन 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक है। और इनका जो एम था वो क्या था, फूड एंड हेल्थ केयर, ठीक है, फूड एंड हेल्थ केयर किसके लिए, शिशु के लिए और माँ के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, शिशु पोषण, जी हाँ, शिशु स्वास्थ्य, जी हाँ, शिशु शिक्षा, यह तीनों ही क्या है, यूनिसेफ का कार्य करती है। लास्ट ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। शिशु के संबंधित सभी कार्य यूनिसेफ करती है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट, हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। हड्डी जो है उसके लिए और दांत के लिए, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन, लोहा। हमारा हड्डी और दांत किससे मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम से, ठीक है। हड्डी और दांत के लिए कैल्शियम, यानी ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा, अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या है, ठीक है। जो हमारे अनाथ बच्चे, ऑर्फन चिल्ड्रन, उनके लिए विशेष सुविधाएं क्या है, तो पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना या व्यापक योजना। ये तीनों ही क्या होते हैं, अनाथ बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं होती है। उनको प्री स्कूल प्रोग्राम यानी योजना के तहत उन्हें प्री स्कूल भेजा जाता है, ठीक है। फिर रीडिंग एम्पावरमेंट जो प्रोग्राम होता है उसके तहत पठन में सुधार होता है, ठीक है, ये योजना है। देन कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम यानी व्यापक योजना। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। किसके लिए, अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या है, ये सभी हमारी अनाथ बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं दी गई है।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अनाथालय फिल इन द ब्लैंक सेवाएं है, ठीक है, या फिर अनाथालय रिक्त स्थान सेवाएं होती है। संस्थात्मक सेवाओं की, असंस्थात्मक सेवाओं की, संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। सो जो अनाथालय होता है वो क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल भी होता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल भी होता है, ठीक है। सो यह क्या होता है, दोनों होते हैं इनमें से, संस्थात्मक और असंस्थात्मक सेवाएं होती है अनाथालय के लिए, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, ठीक है। 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या है, ठीक है। विशिष्ट बालक कौन, जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स है, जो स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, उनके लिए, या फिर उनको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां, कौन सी ऐसी 3 परिस्थितियां हैं जिनके कारण उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाना है, ठीक है। सो ऑप्शन दिए गए हैं हमारा। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देन सेकेंड वाला है एजुकेशनल प्लानिंग, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, या उपरोक्त सभी। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या है, यह पूछा गया था, ठीक है। सो यहाँ पर आवश्यक जो 3 परिस्थितियां है वो समेकित शिक्षा भी है, शिक्षा नियोजन भी है, और उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। देन आ जाता है हमारा, निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है, ठीक है। तो संक्रामक बीमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, संक्रामक बीमारी और असंक्रामक बीमारी, ठीक है, 2 प्रकार की बीमारियां होती है, संक्रामक बीमारी और असंक्रामक बीमारी। सो इसमें क्या होता है, रोगाणुओं के कारण होते हैं, ठीक है। संक्रामक बीमारी क्या होती है, रोगाणु के कारक होती है, रोगाणु के कारण जो बीमारियां होती है वो होती है संक्रामक रोग, ठीक है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, ठीक है, एक व्यक्ति से जो दूसरा हमारा व्यक्ति है उसमें, ठीक है, दूसरे व्यक्ति में, इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। रोगाणु के कारण होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। देन असंक्रामक रोग क्या होते हैं, जो असंक्रामक रोग होते हैं वो क्या होते हैं, गैर संक्रामक रोग भी कहते हैं इन्हें। आनुवंशिकता, पोषण, पर्यावरण और जीवन शैली जैसी चीजों के कारण होते हैं, ठीक है। किसके कारण होते हैं गैर संक्रामक रोग, आनुवंशिकता के कारण हो सकते हैं, पोषण के कारण, ठीक है, आनुवंशिकता, पोषण और पर्यावरण, इन सभी के कारण जो रोग होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, गैर संक्रामक रोग, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं, हृदय रोग, ठीक है, हृदय रोग और मधुमेह, ठीक है, यह होते हैं गैर संक्रामक रोग के एग्जाम्पल। देन संक्रामक रोग के आप देख ही रहे हो, टाइफाइड, खांसी, बुखार, यह सब क्या होते हैं, संक्रामक रोग के जो होते हैं एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि संक्रामक बीमारी नहीं है, ठीक है। सो जो हमारा एड्स है, ठीक है, यह क्या है, संक्रामक बीमारी नहीं है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स संक्रमित व्यक्ति की अवस्था होती है, ठीक है, किसकी अवस्था पूछी गई है, जो हमारा एड्स संक्रमित व्यक्ति होता है इसकी अवस्था पूछी गई है। सो जो एड्स संक्रमित व्यक्ति होता है उसकी 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है, जिसमें से पहली अवस्था में क्या होता है, नो सिम्टम्स, ठीक है, कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ते।
फिर जो दूसरी अवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है, माइल्ड सिम्टम। ठीक है, क्या होता है, माइल्ड सिम्टम, मतलब कुछ थोड़े से। थर्ड अवस्था जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एडवांस जो एडवांस सिम्टम्स होते हैं, एडवांस सिम्टम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ब्लड के अंदर जो हमारा इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। ठीक है, देन फोर्थ स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं सीवियर सिम्टम। ठीक है, क्या होता है, सीवियर सिम्टम। सो आपने देखा 9 सिम्टम्स होते हैं फर्स्ट स्टेज में, देन सेकेंड में माइल्ड सिम्टम्स होने लगते हैं, देन थर्ड में उसके और बढ़ते जाते हैं, एडवांस सिम्टम्स हो जाते हैं, और जो हमारी फोर्थ स्टेज होती है उसमें सीवियर मतलब बहुत ही ज्यादा जो सिम्टम्स है वो दिखाई देने लगते हैं। सो एड्स में तो कुल मिलाकर कितनी अवस्थाएं हुई, 4 अवस्थाएं हुई। ठीक है, सो अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, 4 अवस्थाएं। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेपर में आंसर शो हो रहा है 4 अवस्थाएं। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन है सीखने के पठार के कारण। ठीक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो होते हैं प्लेटू ऑफ लर्निंग। यहाँ पर दिए हैं 10, दूषित वातावरण, बुद्धि लब्धि का कम होना, या ध्यान न लगना। सीखने के पठार के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो यह तीनों ही क्या हो सकते हैं, सीखने के पठार के कारण हो सकते हैं। दूषित वातावरण में भी नहीं सीखा जा सकता, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल कम होगा तो भी, और ध्यान, अगर आपका ध्यान अटेंशन जो है वो पढ़ाई पे ना होकर दूसरी चीजों में रहेगा तब भी हम सीख नहीं पाएंगे। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, देन नेक्स्ट वन है विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित है। ठीक है, जिसमें हम विश्लेषण भी करते हैं और संश्लेषण भी करते हैं। एनालिटिकल जो होता है, एनालिटिक भी करते हैं और सिंथेटिक भी होता है। ठीक है, सो ऑप्शन दिए गए हैं भाषावाचन, श्रवण प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण और वाणी प्रशिक्षण। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषा वाचन। जब हम स्पीच रीडिंग करते हैं, ठीक है, जो भी स्पीच है उसको हम रीडिंग करते हैं तो वहां पर हम विश्लेषण भी करते हैं और संश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, सो भाषा वाचन के अंतर्गत हम यह करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है। जन्म के पश्चात की बात हो रही है, तो जैसे ही जब जन्म हुआ बच्चे का, तो वो जो हमारा मदर का जो गर्भाशय होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो भी अलग होता है। ठीक है, फिर मदर के जो उसकी अम्बेलिकल कॉर्ड होती है वहां से उसे पोषण वगैरह मिलता है। सो उसका जो रोग प्रतिरोधक पावर होता है वो भी मदर के अंदर कुछ और होता है। देन वो जब खुद से बनाता है उसकी बॉडी में वो अलग होता है। ठीक है, डाइजेशन अलग होता है। सो वो क्या क्या करता है जन्म के पश्चात, शारीरिक क्रियाएं, तापमान नियंत्रित करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है अपने अंदर, देन डाइजेशन यानी पाचन क्रिया उसके अंदर होने लग जाती है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी जो क्रियाएं होती है शारीरिक क्रियाएं, यह जन्म के पश्चात शिशु के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन पूछा गया है पूर्व टोली की आयु क्या होती है। किसकी आयु, पूर्व टोली की आयु, प्री गैंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, आयु दी है 3 से 6 साल, 2 से 5 साल, 6 से 10 साल। ठीक है, देन 6 से 12 साल। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो 1 था, ऑप्शन 1 क्या था, 3 से 6 साल। इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व टोली कहते हैं। सो राइट ऑप्शन 3 से 6 साल। फिर आपसे इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन पूछा है कि 3 से 6 वर्ष की आयु कहलाती है। सो अभी हमने क्वेश्चन का वो किया कि पूर्व टोली को 3 से 6 वर्ष की आयु में देखा गया है। सो 3 से 6 वर्ष की आयु क्या कहलाती है, पूर्व टोली यानी प्री गैंग भी बोलते हैं इसको। इसको हम टॉय एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉय एज। ठीक है, क्योंकि इस एज में बच्चे टॉयज के साथ खेलना पसंद करते हैं, सो इसको टॉय एज भी बोलते हैं। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्री गैंग एज। ठीक है,
देन आता है हमारा नेक्स्ट, फीटस लाइफ डिपेंड्स ऑन, गर्भस्थ शिशु का जीवन निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन है फेलोपियन ट्यूब नलिका में, अपरा में, स्नायु मंडल में या उपरोक्त सभी में। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, प्लेसेंटा यानी अपरा। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है वो क्या होता है, एम्बेलिकल कॉर्ड होती है। ठीक है, क्या होती है, एम्बेलिकल कॉर्ड होती है। ठीक है, जो बच्चे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, किससे जुड़ी होती है, जो शिशु हमारा, जो माता के गर्भ में शिशु होता है उससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, सो जो अम्बेलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, प्लेसेंटा उसको बोलते हैं। इसकी बात कर रहे हैं कि गर्भस्थ शिशु का जीवन किस पर निर्भर करता है, जो प्लेसेंटा होता है उसको, इसको क्या कहा गया है, प्लेसेंटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो वेट होता है वो होता है 500 ग्राम। ठीक है, ये इसका वेट होता है और इसकी हाइट होती है। देन इसका मेन वर्क क्या होता है, यह क्या करता है, शिशु को ऑक्सीजन और पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व पहुंचाता है। ठीक है, कहां से, माता से शिशु तक। ठीक है, कौन, प्लेसेंटा। सो इसकी बात मैंने आपको इसलिए की है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी बन सकता है। सो आपको यह पता होना चाहिए शॉर्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको समझ में आया कि प्लेसेंटा क्या है और इसे क्या और कहा जाता है और इसका वर्क क्या है। ठीक है, क्या प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है ये। नेक्स्ट वन है, शेषवावस्था में बालिका का भार जो होता है बालक से क्या, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं कम, ज्यादा, बराबर या इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स, जो शेषवावस्था होती है यानी जब इन्फेंसी होती है, शेषवा मतलब 0 से लेके कितने महीने जो शिशु होता है। ठीक है, शेषवावस्था जिसमें 28 दिन भी इसको कहते हैं कि 28 दिन के जो होते हैं, या फिर 2 ईयर्स, 0 से लेके 2 तक के जो रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेषवावस्था। ठीक है, शिशु होते हैं वो, तो उनमें उसमें क्या होता है कि बालिका का जो भार होता है वह बालक से कम होता है। ठीक है, क्या होता है, कम होता है, मतलब बालिका पतली या कम वजनदार होती है कंपैरिजन टू बालक। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया था कि शिशुअवस्था में बालिका का भार बालक से कितना होता है, तो यहाँ पर कम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। ठीक है, भाषा विकास की अवस्थाएं कौन सी है। ऑप्शन है पूर्व संप्रेषण, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, उपरोक्त दोनों, या डिफेक्टिव स्पीच यानी दोषपूर्ण भाषा। भाषा विकास पूछा है, ठीक है, यानी स्पीच डेवलपमेंट की अवस्थाएं। सो पूर्व संप्रेषण जिसमें प्री स्पीच फ्रॉम कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन से पहले की जो प्री स्पीच होती है। देन स्पीच फ्रॉम कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के दौरान जो हम स्पीच देते हैं, वास्तविक भाषा। ठीक है, सो ये दोनों ही क्या होती है, भाषा विकास की अवस्थाएं होती है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, उपरोक्त दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया है सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना। सामाजिकरण की बात हो रही है, मतलब जहां पर समाज का एकीकरण हो रहा है। ठीक है, समाज एकत्रित हो रही है। सो यहाँ पर समाज की बात की गई तो सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, यह भी एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है। सामाजिक मान्यता प्राप्त भूमिका को निभाना, यह भी एक सामाजिकरण की प्रक्रिया है। सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास भी सामाजिक जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामाजिकरण के लिए सभी जो है जो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है परिपक्वता, मैच्योरेशन तथा सीखना यानी लर्निंग। दोनों ही रिक्त स्थान के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां हैं। ठीक है, सो ऑप्शन दिए गए संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सृजनात्मक विकास या इनमें से कोई नहीं। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो परिपक्वता होती है वो और सीखना दोनों ही संज्ञानात्मक विकास के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इसमें समझना और
तर्क करना, यह भी शामिल होता है किसके अंदर, संज्ञानात्मक विकास के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। नेक्स्ट वन है हमारा 2 से 6 साल को क्या पहचाना जाता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, 2 से 6 साल को क्या पहचाना जाता है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यहाँ पर आपको नहीं पता हो तो आप एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। अब इसमें प्रौढ़ावस्था पूछा है, 2 से 6 साल प्रौढ़ावस्था आ ही नहीं सकते। किशोरावस्था 18 ईयर तक की जो होती है वो होती है वहां पर, यह भी नहीं आ सकती। बाल्यावस्था और पूरी बाल्यावस्था। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन हो जाता है जो 29 है, इसमें क्या आ जाता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, क्या आ जाता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, हमारा पूर्व बाल्यावस्था हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIPCCT। स्टूडेंट्स, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि फुल फॉर्म से जो भी रिलेटेड फुल फॉर्म है, मतलब जो भी फुल फॉर्म है किसी योजना से रिलेटेड, उन सभी के आप इंग्लिश में फुल फॉर्म याद रखें। ठीक है, और हिंदी में भी याद रखें। इंग्लिश में ज्यादा क्यों, क्योंकि इंग्लिश के ही वर्ड कैच करके यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपको इंग्लिश में याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है NIPCCD का फुल फॉर्म। आपका ऑप्शन जो दिए गए हैं राष्ट्रीय बाल नीति, राष्ट्रीय बाल बोर्ड, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ही इसके नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है NIPCDD। ठीक है, या फिर NIPCCD। ठीक है, NIPCCD। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, यह क्या हो जाएगा NIPCCD का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका जो गठन है वह कब हुआ था, तो 20 Feb 1969 को। ठीक है, किसका, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, NPCCD का। ठीक है, इसकी बात हमने की है। फिर ये जो है ये क्या है, एक ऑटोनोमस संस्था है। ठीक है, मतलब स्वैच्छिक, स्वयं की इच्छा से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछा था, मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल इसीलिए दी है कि आपको अगले बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको यह पता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं NIPCCD क्या है। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में बात करी कि ये क्या है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, स्वायत्त संगठन या अर्धशासकीय संगठन। स्टूडेंट, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो NIPCCD है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, स्वैच्छिक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर स्वायत्त संगठन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है हमारा विशेष शिक्षा की विशेषताएं क्या होती है। विशेष शिक्षा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं संसाधन व्यापक। अब विशेष शिक्षा जो होती है वह किसके लिए होती है, विशेष एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, विशिष्ट बालक के लिए। यहाँ पर है रिसोर्स टीचर, रेसिडेंशियल स्कूल, स्पेशल डे स्कूल या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, क्योंकि यहाँ पर जो संसाधन व्यापक अध्यापक की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर आवासीय विद्यालय की भी जरूरत होती है, देन विशेष स्वयं परिपूर्ण कक्षाएं की भी जरूरत होती है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन है सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं। ठीक है, किसके कारक, सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं पॉजिटिव सोशल एटीट्यूड,
पॉजिटिव सोशल एटीट्यूड, धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, सोशल जो है फैसिलिएशन जो होता है, सामाजिक सुगमता होती है, ठीक है। देन हमारा क्या हो जाता है, नॉलेज आ जाता है, देन ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे कि सृजनात्मकता के सहायक कारक, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, तो इसमें हमको क्या चाहिए, धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियां भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। देन सामाजिक सुगमता भी, ठीक है। फिर यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, क्या दिया गया है, हमारा नॉलेज भी, देन ऑल ऑफ द अबव। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सृजनात्मकता के लिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन हमसे पूछा गया है, परिवीक्षागृह किसके लिए होता है। सो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि जो परिवीक्षागृह होता है वह बाल अपराध के लिए, ठीक है, किसके लिए, बाल अपराध जो भी होते हैं उनके लिए परिवीक्षागृह उनके लिए होता है, जिसको हम प्रोबेशन होम भी बोलते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन है बाल अपराध। नेक्स्ट वन है, सृजनात्मकता के विरोधी कारण क्या होते हैं। सृजनात्मकता की अभी जस्ट हमने बात की थी, ठीक है। सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न बहुत से पूछे जाते हैं, आप इस टॉपिक को क्लियर रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सृजनात्मकता के विरोधी कारण क्या होते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, कल्पना शक्ति को निरुत्साहित करना, ठीक है। देन अति संरक्षण, लैक ऑफ इंटरेस्ट या उपरोक्त सभी। सो यहाँ पर विरोधी कारण पूछे गए हैं, तो विरोधी क्या है, एक तो कल्पना जो शक्ति है उसको निरुत्साहित करना, एक उत्साहित होता है और एक निरुत्साहित होता है, ठीक है। सो यह भी क्या है, विरोधी है। देन अति संरक्षण, ओवर प्रोटेक्शन भी क्या होता है, सृजनात्मकता का विरोधी बनता है। रुचि में कमी, अगर आपको रुचि होगी किसी चीज में ज्यादा तो आप सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी करेंगे, लेकिन अगर आपको रुचि ही नहीं है तो आप क्रिएटिविटी कैसे करेंगे। सो ये जो विरोधी कारण है ये सभी हमारे विरोधी कारण है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन है, बालक संवेगों पर नियंत्रण किस उम्र में करता है। संवेग मानी इमोशन, ठीक है। संवेग मतलब क्या है, इमोशंस। इमोशन पर कंट्रोल करना सीख जाता है 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में या 6 साल में। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 साल में। 2 साल में जो बच्चा होता है यानी बालक होता है वो क्या करता है, हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखता है, ठीक है। यहाँ से वो स्टार्ट कर देता है इमोशन पर कंट्रोल करना। नेक्स्ट वन है, गर्भपात किससे संबंधित है, ठीक है। किसकी बात की गई है, गर्भपात की। सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बीजावस्था, पिंड अवस्था, युक्तावस्था या गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अब देखो स्टूडेंट, गर्भपात हो रहा है तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था नहीं होगा। जायगोट कब बनता है, जब हम जो एम्ब्रियो की प्रोसेस होती है उसके बाद का ये प्रोसेस होता है। सो यहाँ पर यह भी नहीं होगा। देन जर्मिनल पीरियड होता है, बीजावस्था होती है जो गर्भाधान से पहले की होती है। सो यह भी नहीं होगा। तो लास्ट में क्या पड़ता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पिंड अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो गर्भपात हो जाता है, गर्भपात की बात की गई है। जी हाँ, गर्भपात किससे संबंधित है, यानी एबॉर्शन जो होता है, सो वह किससे संबंधित है, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। किससे, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है, ये कौन किस समय में होता है, 20 सप्ताह, ठीक है। 20 सप्ताह से पहले हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, गर्भपात, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। या फिर 3 मंथ यानी 3 माह, इसके पहले का जो पीरियड होता है उसमें क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। कई बार जो बच्चे की हृदय गति होती है, ठीक है, जो हृदय गति होती है, ठीक है, उसका अगर गति नहीं होती है तो उस कारण भी गर्भपात हो जाता है। सो यहाँ पर पूछा गया था कि गर्भपात किससे संबंधित है, तो पीरियड ऑफ जो एम्ब्रियो है उससे, ठीक है, पिंड अवस्था से। नेक्स्ट वन है, इनमें से कौन सा बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं है। बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं, ऑप्शन दिए गए हैं, ICDS, जी हाँ, इसके बारे में हमने चर्चा की थी,
ये होता है केयर होता है। यूनिसेफ के बारे में अभी रिसेंट में ही हमने पढ़ा। लास्ट में बचता है फैमिली प्लानिंग रिवॉल्यूशन, जनसंख्या उन्मूलन। इसका बाल कल्याण कार्यक्रम से कोई नाता नहीं है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था बाल कल्याण कार्यक्रम नहीं है, सो जनसंख्या उन्मूलन। नेक्स्ट वन है दोषपूर्ण भाषा किससे संबंधित है। क्या है, दोषपूर्ण भाषा, ठीक है। सो शब्द के अर्थ में दोष, ठीक है, जी हाँ। उच्चारण में दोष, जी हाँ। वाक्य संरचना में दोष, जी हाँ। ये तीनों जो है ये क्या है, दोषपूर्ण भाषा से संबंधित है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट वन हमारा है माँ चा चा, ध्वनियां किससे संबंधित है, किससे, माँ चा चा। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर बा भी आ जाता, ठीक, नेक्स्ट बार ऐसा हो सकता है कि आपसे बाबा या चाचा के बारे में भी पूछ ले। सो ये सभी जो तीनों ध्वनियां होती है, माँ चाचा बाबा, ध्वनियां किससे संबंधित है। सो ऑप्शन दे रखे हैं बबलाना, हार भाव, आकलन शक्ति, इनमें से कोई नहीं। सो जो हमारा बबलाना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बढ़ाना, ठीक है। अब आपको क्लियर हुआ, बढ़ाना, बच्चे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी जो संज्ञानात्मकता का विकास होता है, यानी उनकी भाषा वो बोलने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसमें क्या ध्वनियां उत्पन्न होती है, माँ चाचा, ठीक है। सो आप समझ में आया आपको, माँ चाचा ध्वनियां किससे संबंधित है, बैबलिंग यानी बबलाना या बढ़ाना से, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है। पैतृक संपत्ति, जी नहीं। पैतृक संपत्ति मतलब हमारे पूर्वजों की दी हुई, जी नहीं। सामान्य व्यवहार, ठीक है, सामान्य जो नॉर्मल बिहेवियर है वो भाषा है क्या, जी नहीं। विशिष्ट गुण, क्या आपको भगवान ने स्पेशली भाषा दी है, मतलब कोई और भाषा का प्रयोग नहीं करता है, आप ही कर रहे हो, ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटी, जी नहीं। सो लास्ट में बचता है अर्जित गुण। भाषा क्या है, एक अर्जित गुण है, हमने जो हमारे पेरेंट्स है उनसे ली है। अब भाषा अलग अलग तरीके की होती है, सब अलग अलग भाषा बोलते हैं, कोई मालवी भाषा बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, तो ये सब क्या है, हमने अर्जित की है अपने पेरेंट्स से या अपने गार्जियन से, ठीक है। तो ये अर्जित गुण है, ठीक है। तो भाषा क्या है, एक्वायर्ड क्वालिटी है। नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य क्या होते हैं, ठीक है। किसके, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य क्या होते हैं। ऑप्शन है अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, पालन घर या कल्याण विस्तार योजना। यहाँ पर पूछा गया है केंद्रीय समाज कल्याण, ठीक है। समाज के कल्याण क्या जो बोर्ड है उसके कार्य है। सो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, अब हम न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, कल्याण ही होगा समाज का। पालन घर दे रहे हैं, सो यह भी एक समाज कल्याण का जो कार्यक्रम है वो है। देन कल्याण विस्तार योजना, इससे क्या होगा, कल्याण बढ़ेगा। सो यह भी एक क्या है, कल्याण बोर्ड का कार्य है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन है नेत्रहीन की शिक्षा हेतु विशेष उपकरण क्या है। नेत्रहीन, इस टॉपिक के बारे में हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हमने अभी इससे पहले वाली शिफ्ट में पढ़ा था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है, इसके बारे में, और इसका जो आंसर है उसके बारे में। यानी ब्रेल लिपि, जो ब्रेल लिपि है वो नेत्रहीन की शिक्षा है तो विशेष उपकरण है। और ब्रेल लिपि के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में समझाया था कि यह बिंदुओं पर आधारित है, और वो भी कितने बिंदु, 6 बिंदु, ठीक है, 6 बिंदु के ऊपर बनाई गई है ब्रेल लिपि। और इसके जो मतलब इनकी खोजकर्ता किसने ब्रेल लिपि बनाई है, तो लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाई है, ठीक है, लुई ब्रेल। सो इसका नाम क्या है, ब्रेल लिपि। सो नेत्रहीन जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, स्पर्श करके उभरे हुए बिंदुओं को स्पर्श करके सीखते हैं, ठीक है। इसकी पुस्तकें भी आते हैं, ठीक है, पुस्तकों में ऐसा बना हुआ आता है ब्रेल लिपि का। सो जो नेत्रहीन की शिक्षा है तो विशेष उपकरण होता है वो क्या होता है, ब्रेल लिपि होती है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड्स जीवाणु का कोई जीवन चक्र नहीं होता है, क्या यह बात सत्य है। जो एड्स होते हैं उनके जीवाणु का कोई जीवन चक्र नहीं होता है, सत्य असत्य आंशिक सत्य। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो एड्स जीवाणु का जो जीवन चक्र होता है कोई जीवन चक्र नहीं होता है,
यह बात क्या है, सत्य है, नहीं राइट है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा गया है सत्य, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा प्लेसेंटा इज रिलेटेड टू, ठीक है। प्लेसेंटा इज रिलेटेड टू, जो रोपण होता है किससे संबंधित होता है। प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पर फिर से यह रिपीट हो रहा है कि बस थोड़ा सा चेंज फॉर्म में है कि प्लेसेंटा रिलेटेड है, रोपण किससे रिलेटेड है, सो गर्भस्थ शिशु से, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एम्बेलिकल कोड होती है वो हमारे गर्भस्थ शिशु के आसपास अलग अलग पोर्शन में यानी पोस्टीरियर इंटीरियर पार्ट्स में प्रेजेंट होती है गर्भस्थ शिशु के, जो शिशु को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का सप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है रोपण किससे संबंधित है, सो जो हमारा गर्भस्थ शिशु यानी पेरेंटल, इससे जो पेरनेटल जो है प्रीनेटल, इससे संबंधित है, ठीक है। सो यहाँ पर हम 45 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज का पार्ट है हमारा, उसमें भी कुछ साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 17 पे निम्न में से कौन सा, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ट्वेंटी फोर वाले पार्ट में दिया गया है स्तनियों के किस अंग में ग्लीसल कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्लीसल कैप्सूल के बारे में, ठीक है, यह पूछा गया है। स्तनियों के किस अंग में ग्लीसल कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आमाशय, वृक्क यानी किडनी, देन हमारा वृषक, देन यकृत, ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, यकृत। यकृत में क्या होता है, जो हमारा जो ग्लीशय कैप्सूल होता है वह प्रेजेंट होता है। शल्य चिकित्सा के दौरान भी जो हमारा ग्लीशय कैप्सूल है, ठीक है, इसका यूज होता है। यह चारों ओर एक आवरण बना लेता है, ठीक है, जिससे कि सहायता होती है शल्य चिकित्सा में। सो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि शल्य चिकित्सा में ग्लीशय कैप्सूल यकृत में पाया जाता है, यह यकृत में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा है आईवीएफ में स्थानांतरित जो है किया जाता है, आईवीएफ, ठीक है। आईवीएफ आपने सुना होगा, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है। क्या होती है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है आईवीएफ। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि 16 कोकर खंडों वाले भ्रूण को फेलोपियन नली में, अंडाणुओं को फेलोपियन नली में, युग्मनज को फेलोपियन नली में, या युग्मनज को गर्भाशय में, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि युग्मनज जो होता है हमारा जाइगोट होता है, उसको हमारे जो गर्भाशय है उसमें प्रत्यारोपित करते हैं, है ना, वहां पर रोपित मतलब रोपण कर देते हैं वहां पर। सो ये ऑप्शन हमारा राइट है, युग्मनज को गर्भाशय में आईवीएफ के थ्रू आईवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन जाइगोट इनटू द यूटेरस, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन थर्टी। ह्यूमन मानव पसीने में होता है, ठीक है। ये है हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन। मानव पसीने में होता है, क्या प्रेजेंट होता है मानव के पसीने में, शुद्ध जल,
जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ, फास्फोरिक अम्ल, कैल्शियम, फॉस्फेट और जल। सो राइट ऑप्शन क्या है? जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ। हमारी जो बॉडी होती है यानी जो हमारी स्किन होती है वो क्या करती है? वह भी एक एक्सक्रीशन का काम करती है, ठीक है, मतलब बॉडी से कुछ चीजों का एक्सक्रीट आउट करती है। क्या करती है? हमारी स्किन, ठीक है। सो आपने देखा होगा कि कई बार हमारी स्किन से मतलब थोड़ा वो नमी आ जाती है, ठीक है। सो जल भी, देन लवण भी, कुछ लवण टाइप जो होते हैं, फिर अपशिष्ट पदार्थ जो हमारी बॉडी से मतलब स्किन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, जिनकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यह क्या होता है? पसीने में ये सब प्रेजेंट होते हैं, वाटर, सॉल्ट एंड वेस्ट मैटर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है हमारा 35। लोग जो उथले हेडपंप से पानी पीते हैं उन्हें कौन से रोग हो सकते हैं? ठीक है, उथले हेडपंप जो होता है ना, उथले हेडपंप से मीन्स अपन जो हेडपंप का, अगर हेडपंप आपने यूज किया होगा तो हम उसके जो मुंह होता है वहां से क्या उसका अगर बंद करो तो वो साइड से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। उथला हेडपंप से पानी जो आता है उससे कौन कौन से रोग हो सकते हैं? सो हेजा, टाइफाइड, पीलिया या फ्लोरोसिस। सो हमारे हेजा भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है और पीलिया भी हो सकता है, ठीक है। सो इससे ये तीनों रोग हो सकते हैं। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। 37 क्वेश्चन। गर्भधारण काल की अवस्था कहलाती है, ठीक है। जो गर्भधारण काल होता है उसकी अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? निषेचन, ठीक है, यानी ऑफ फर्टिलाइजेशन, अंडे वृद्धि एवं ओवल्यूशन के बीच, निषेचन एवं संतति जनन के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। सो गर्भधारण हो गया है, ठीक है। तो गर्भधारण काल की अवस्था क्या कहलाती है? जिसमें फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन, ठीक है, इन दोनों के, निषेचन एवं संतति जवन के मध्य, ठीक है, ये होता है गर्भधारण काल की अवस्था। निषेचन भी होता है और संतति जनन होता है, इसके बीच का जो पीरियड होता है इसको क्या बोलते हैं? गर्भधारण काल बोलते हैं, ठीक है। सो राइट ऑप्शन निषेचन एवं संतति जनन के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर पूछा है स्वर प्रतिरक्षी थायरोडाइटिस का अन्य नाम है, ठीक है। स्व प्रतिरक्षी यानी ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस इज, क्या है वो? एडिसन रोग है, साइमन रोग है, कुशिंग रोग है या हिशीमोटो रोग है। सो क्या है ये? स्व प्रतिरक्षी थायरोडाइटिस क्या है? हिशीमोटो रोग, क्या है? हिशीमोटो रोग है यह, ठीक है। इसका ये क्या है? दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है? जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होती है किस शेप की होती है? थायराइड ग्लैंड हमारा जो गला होता है उसमें बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है? थायराइड ग्लैंड में जो WBC होती है ना, WBC इसकी मात्रा ज्यादा मात्रा में वो क्या हो जाती है? इसके चारों तरफ जमा हो जाती है, ठीक है। कौन जमा हो जाती है? WBC, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। WBC क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। यह क्या होती है? इनके चारों ओर जमा हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है? जो हमारा थायराइड है वो क्या करता है? उसका मेन वर्क क्या होता है कि वो बॉडी के सभी अंगों में ऑक्सीजन का नियंत्रण करता है, ऑक्सीजन का नियंत्रण करता है। पर अगर थायराइड पर ही WBC का जमाव हो जाए तो यह इसका प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका जो वर्क है वो नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि आपके जो बॉडी के कई पार्ट्स हैं वहां पर ऑक्सीजन का नियंत्रण भी नहीं हो पाएगा। और यह क्या करता है? हृदय में भी, हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। सो इस पर भी एक गहरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सो जो स्वप्रतिरक्षी थायरोडाइटिस होता है उसको क्या बोलते हैं? हिशीमोटो रोग बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? इसको हम एक और जो कुछ नाम है, अगर आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा भी पूछा जा सकता है
किशोरपति रक्षी थायरोडाइटिस का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर हिशिमोटो रोग दे रखा है। नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पर जो है क्रोनिक, ठीक है, क्या है? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस, ठीक है, क्या है? क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस। अगर ये नाम भी आ जाए तो ये किसका नाम है? स्वप्रतिरक्षी थायरोडाइटिस का या फिर हिशिमोटो रोग का यह अन्य नाम है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? ऑटो इम्यून जो है रोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे इसके दूसरे नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्टी 48 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर पूछा गया है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पाचन की क्रिया निम्न में से किसका कार्य नहीं है? ठीक है, पाचन का जो काम है निम्न में से किसका नहीं है? यहाँ पर दिया है बायोटीन, पेप्सिन, रेनिन, अमाइलेस। पेप्सिन, रेनिन एंड अमाइलेस ये तीनों ही क्या है? एंजाइम है, ठीक है। क्या है? एंजाइम है जो हमारे पाचन सिस्टम में काम आते हैं। लेकिन बायोटीन एक विटामिन है, ठीक है। और कौन सा विटामिन है? बी में से भी किसका? विटामिन B7 का। जो विटामिन B7 होता है उसको क्या बोलते हैं? हम बायोटीन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। पाचन की क्रिया में निम्न में से किसका कार्य नहीं है? बायोटीन इसका कार्य नहीं है। इसके अलावा पेप्सिन का कार्य, रेनिन का और अमाइलेस का, इन तीनों का कार्य होता है। स्टूडेंट्स, आज हमने मॉडल पेपर जो 2017 का जो था वह हमने फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको यह PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, करंट अफेयर से रिलेटेड निःशुल्क सभी जानकारियों के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मैराथन क्लास में। थैंक यू।